Hello students, my name is Chetan Kumawat. I am physics faculty at Motion Education. So today we are here to discuss the JEE Main solution of 31st January Shift 1. Okay, so इस बार फिजिक्स का जो पेपर है वो बहुत आसान सा आया है सारे ही शिफ्ट्स में, तो बहुत जल्दी निपट जाएंगे अपन इसके सोल्यूशन से. So let's just start from question number 1. So here is a question from SHM. The maximum potential energy of block executing simple harmonic motion is 25 जूल. तो 25 जूल जो एनर्जी है वो SHM की मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है. हम जानते हैं कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर होती है? एक्सट्रीम पोजीशन पर. और जब मैं एक्सट्रीम पोजीशन की बात करी जाए तो एक्सट्रीम पोजीशन पर वी से दैट काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? ज़ीरो होती है. तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर ज़ीरो है, तो यही हमारी टोटल एनर्जी है जो 25 जूल दी है. और SHM में टोटल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है. तो इसी के हेल्प से हमें A/2 पर काइनेटिक एनर्जी बतानी है. तो A/2 पर भी टोटल एनर्जी 25 जूल ही होगी, बस उसी का अपन यूज करेंगे. तो हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी इन SHM इज 1/2 हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर होती है, जिसकी वैल्यू आपको 25 जूल दी हुई है. अब हम किसी भी x पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी लिखे तो दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर. क्वेश्चन में x की वैल्यू दी हुई है A/2, तो हमें A/2 पर पोटेंशियल एनर्जी बताना है. तो x की जगह यहाँ पर A/2 डाल देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी तो इतनी हो जाएगी, राइट. अब हमें बताना था काइनेटिक एनर्जी. हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है वो टोटल एनर्जी के इक्वल होता है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी हमारे पास 25 जूल. तो उसी 25 जूल को हमने यहाँ रखा और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर रखी. तो 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, इनको सब्ट्रैक्ट किया तो 3/4 टाइम्स आया ये टोटल एनर्जी का. और टोटल एनर्जी 25 जूल है, तो दैट इज 18.75 जूल. तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 18.75 जूल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी. जो हम ओम्स लॉ का डेरिवेशन जब पढ़ते हैं करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो हमारा रिलेशन होता है दैट इज ANE/VD, उसकी उस डायरेक्ट फॉर्मूले से ये क्वेश्चन है हमारे पास. तो हम बात करें क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले उसकी बात कर लेते हैं. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फॉर ए कंडक्टर कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज VD. तो एक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्पीड है वो दे दिया इन्होंने VD, ठीक है. The conductor is now placed in is replaced by another conductor with same material. Material is same, very important, ताकि इसका जो n है वो हमारे लिए कांस्टेंट रहे, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहे. सेम लेंथ दी है एंड एरिया जो है वो डबल हो गया हमारे पास. क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो डबल हो गया. तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है दैट इज ρL/A. तो हुआ क्या है, ये तो कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, जो एरिया है वो हमें डबल कर दिया है. इसका मतलब रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हाफ हो गई है, राइट. तो हमने देखा कि एरिया डबल कर दिया है और करंट उससे दुगनी हो जाएगी, बिकॉज रेजिस्टेंस जो हो गया वो हाफ हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है. तो रेजिस्टेंस हाफ हो गया तो करंट दो गुना हो जाएगी. अब यहाँ पर I की वैल्यू तो 2 टाइम्स हो गई है और एरिया भी क्या हो गया है? 2 टाइम्स हो गया है. तो दैट 2 and 2 factor will get cancelled. Again new drift velocity will be same. और you can say कि जो drift velocity है that is proportional to the I/A. I is also increased by 2 times and area is also increased by 2 times. So वो 2 का factor cancel होके the drift velocity remains the same. All right. The next question is from the chapter kinematics. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन का. इसमें इनिशियल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज गिवन टू u एंड हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी जो स्पीड है वो √3/2u टाइम्स हो जाती है. अब हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो केवल u cos थीटा स्पीड बचती है उसके पास. y वाला तो 0 हो जाता है, जो x वाला होता है बस वही बचता है. दैट इज गिवन टू u √3/2 टाइम्स ऑफ u. तो यहाँ से u कैंसिल होके हमें ये पता चल गया कि जो इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था वो कितना हो गया? 30 डिग्री, राइट. तो इसकी हेल्प से हमें बताना है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा. तो टाइम ऑफ फ्लाइट का सिंपल सा फॉर्मूला हम जानते हैं 2u sin θ/g. यहाँ पे थीटा की जगह अपन 30 डिग्री डालेंगे. sin θ is 1/2, 2 will get cancelled and you will remain with the answer u/g. That's your answer.
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम थर्मोडाइनमिक्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन, एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा जिसको हम डिफाइन करते हैं Cp/Cv, राइट, जो कि मोनोएटमिक गैस के लिए अलग होता है, डाईएटमिक के लिए अलग होता है, ट्राईएटमिक के लिए अलग होता है। उसकी वैल्यू क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? तो बिल्कुल भी नहीं। मोनोएटमिक गैस हुआ हमारे पास तो गामा की वैल्यू इज 5/3, डाईएटमिक के लिए 7/5 एंड ट्राईएटमिक के लिए 3R आ जाती है, राइट। तो उसकी बात करें तो हम ये इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करता है, तो गामा की पावर, टेम्परेचर की पावर शुड बी 0, राइट, इंडिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। तो gamma is just Cp/Cv which is independent on temperature, it just depend on the nature of gas, right? This question is from the chapter semiconductor। जब हम सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर पढ़ते हैं एकदम स्टार्ट से, तो हम ये देखते हैं उसमें कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उन पर क्या फ़र्क पड़ता है कंडक्शन बैंड वालों पे, एंड रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होता है हम यही बोलते हैं कि देयर इज़ अ वैलेंस बैंड एंड देयर इज़ अ कंडक्शन बैंड। जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर ये एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, राइट। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज, एंड ड्यू टू विच रेजिस्टेंस जो होगा उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेमीकंडक्टर का, कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है और सेमीकंडक्टर का डिक्रीज होता है। तो Ne इंक्रीजेज एंड रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, दैट शुड बी द आंसर। तो सेमीकंडक्टर में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो Ne ऑफ द कंडक्शन बैंड इंक्रीज हो जाते हैं, दैट इज वाई फोर्थ ऑप्शन इज राइट, एंड टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, राइट। The next question is from the chapter communication system। इसमें हमारे पास कैरियर वेव्स का इक्वेशन दिया है एंड जिसको हमें मॉड्यूलेट करना है उसका दिया है। तो हम जानते हैं कि इफ दिस इज ओमेगा तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, तो यहाँ से मुझे कैरियर वेव्स की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, यहाँ से मुझे मॉड्यूलेटेड जिसको हम मॉड्यूलेट करना चाहते हैं उस वेव की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, बेसिकली FM और FC हमें मिल जाएगा। तो जो दोनों का डिफरेंस है बस वो हमें निकालना होता है। तो FC इज जस्ट 1000/2π दैट इज 500 हर्ट्ज, और FM इज ओमेगा आपको दिया है, इसको 2π से डिवाइड किया तो 2 हर्ट्ज आ गया। और हम जानते हैं कि जो भी अपर साइड बैंड होती है दैट इज FC प्लस FM, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 502 एंड लोअर साइड बैंड इज दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 498। तो ऐसी फ्रीक्वेंसीज जो इन दोनों के बीच में लाई करेगी दैट शुड बी द राइट आंसर। तो हम देखें यहाँ पर 500 उसमें ही लाई कर रहा है ना, 498 भी उसी में कर रहा है एंड 502 भी उसी में कर रहा है, तो द ओनली आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। ये तीन हमारे पास पॉसिबिलिटी थी, सो द आंसर शुड बी फोर्थ ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर वेव ऑप्टिक्स एंड फ्रॉम अ पर्टिकुलर टॉपिक जिससे जेईई मेंस में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, मेलस लॉ से क्वेश्चन है। तो हमारे पास कुछ ऐसा है कि तीन पोलरॉइड्स हैं, A एंड B स्टार्टिंग के कुछ पोलरॉइड्स हमारे पास, और ये कुछ इस तरीके से है कि जो इस वाले की पास एक्सिस है वो इस वाले की पास एक्सिस से परपेंडिकुलर है, मतलब इसकी ऐसे है तो C वाले की ऐसे है, और बीच में आपने एक C पोलरॉइड रखा है जिसका उसकी पास एक्सिस से कितना एंगल है, 45 डिग्री है। तो आपको बताना है कि जो फाइनली इधर वेव जाएगी उसका इंटेंसिटी कितना होगा। तो इधर से अपन एक अनपोलराइज्ड लाइट डालेंगे तो इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस एंगल उसका इंटेंसिटी हाफ हो जाता है ना। यदि किसी अनपोलराइज्ड लाइट को किसी पोलराइड से उजाड़ते हैं तो उसका इंटेंसिटी हाफ हो जाता है। फिर हम देखेंगे कि इसकी पास एक्सिस और इसके पास एक्सिस में कितना एंगल है, 45 डिग्री का। तो यहाँ पर हमें मेलस लॉ से I0/2 इसके प्रीवियस है एंड cos स्क्वायर 45 इतनी इंटेंसिटी मिलेगी जो कि कितनी हो जाएगी I0/4। अब इसकी पास एक्सिस और इसकी पास एक्सिस में भी 45 डिग्री का एंगल हुआ बिकॉज ये बीच में है इन दोनों के और ये आपस में परपेंडिकुलर थे। तो यहाँ से फिर से cos स्क्वायर 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए I0/8। जैसे हम देख सकते हैं आफ्टर ए इंटेंसिटी जो है वो I/2 हो जाती है एंड आफ्टर सी देखे तो मेलस लॉ से I0/4 एंड आफ्टर बी देखे तो I0/8 हो जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम, आप इसको NLM का ही क्वेश्चन मैं कहूँगा, NLM से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। F के दो कंपोनेंट्स करने हैं आपको, इधर कंपोनेंट आएगा इसका F cos 30 और इधर कंपोनेंट आएगा F sin 30 दैट मीन्स F/2। नीचे से एक नॉर्मल लगेगा और एक इसका mg लगेगा दैट इज 700 न्यूटन। बस क्वेश्चन में नॉर्मल की वैल्यू पूछी है तो ऊपर नीचे फोर्स बैलेंस कर देंगे बिकॉज देयर इज नो मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो N शुड बी इक्वल टू
700 प्लस f/2 एंड f की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 200, उसका हाफ करेंगे 100, 100 प्लस 700 इज 800 न्यूटन, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। तो FBD अपन ने बनाया तो नीचे लग रहा है एक f/2, ऊपर लग रहा है नॉर्मल ड्यू टू द ग्राउंड, और एक mg लग रहा है, तो फोर्स बैलेंस किए तो mg प्लस f sin 30 दैट इज 800 न्यूटन। The next question is from the chapter Fluid Mechanics from the topic Surface Tension। Surface Tension का बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो हमारे पास 1000 ड्रॉपलेट्स हैं पानी की जो एक साथ कंबाइन होती है और एक बड़ी ड्रॉप बनती है, तो हमें इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है वो निकालना है। तो सरफेस टेंशन वाली एनर्जी बेसिकली हमें निकालना है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, है ना। तो पहले एरिया ज़्यादा था बिकॉज 1000 ड्रॉप्स थी, अभी हमारे पास एक ही ड्रॉप है, तो एनर्जी रिलीज ही हो रही है, ज़्यादा से कम एनर्जी हो रही है, तो उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम कंजर्व करेंगे। वॉल्यूम कंजर्व किया तो छोटी वाली जितनी ड्रॉप्स थे उसकी रेडियस हम स्मॉल आर मान लेते हैं, बड़ी वाली का कैपिटल आर मान लेते हैं। ऐसी हमारे पास 1000 ड्रॉप्स थी, तो वॉल्यूम कंजर्व रहेगा, तो हमारे पास कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो 10 आर आ गई यहाँ से, है ना। 4π/3 से 4π/3 विल गेट कैंसिल्ड एंड वी विल गेट कैपिटल आर इज इक्वल टू 10 आर। अब इनिशियली एक ड्रॉप की इतनी एनर्जी है सरफेस टेंशन इनटू एरिया, और ऐसे हमारे पास 1000 ड्रॉप है और फाइनली केवल एक ही ड्रॉप है जिसकी रेडियस कितनी है कैपिटल आर है। इनको सब्ट्रैक्ट किया और कैपिटल आर की जगह यहाँ पे 10 आर रख दिया, तो वैल्यूज पुट करी, सब कुछ अपने को दिया हुआ था। टेंशन सरफेस टेंशन की वैल्यू इज 0.07 एंड रेडियस की वैल्यू इज 1 mm, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻6 मीटर। ये सब कुछ ऐसा ही यूनिट में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो योर आंसर विल बी 7.92 इंटू 10⁻⁴ जूल। The next question is from thermodynamics। थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ से हम क्वेश्चन बोल सकते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ग्राफ से रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते भी हैं। ग्राफ दिया हो, वर्क डन कैसे निकालना होता है। तो ए से बी देयर इज ए प्रोसेस इन विच यू कैन सी वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो इसका वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एंड वर्क डन कैसे निकालते हैं, द एरिया ऑफ दिस ग्राफ, राइट। ये एक हमारे पास ट्रेपेजियम है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड बोले तो 50 प्लस 10 60 हो जाएगा, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज 150, उसका हाफ कर देंगे और यूनिट का ध्यान रखेंगे, राइट। तो ये कैलकुलेशन कुछ ऐसे बनेगी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये सेंटीमीटर क्यूब में था तो इसको मैंने मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, और वो किलो पास्कल में था तो इसको मैंने पास्कल में कन्वर्ट किया। एंड हमारे पास जो वर्क की वैल्यू आई दैट इज -4.5 जूल। कितना आया, -4। बट क्वेश्चन में कुछ ऐसा आपसे गिवन है कि इसमें कोई भी हीट सप्लाई नहीं हो रही है, ना ही एक्सट्रैक्ट करी जा रही है, मींस डेल्टा क्यू इज 0 एंड बाय फर्स्ट लॉ डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू शुड बी इक्वल टू 0। डेल्टा क्यू इसी के इक्वल होता है, और ये हम निकाल चुके हैं -4.5 जूल है, तो डेल्टा यू कितना होना चाहिए, प्लस का 4.5 जूल, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ऑल राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सरे वाला चैप्टर। एक्सरे में हम ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जब किसी भी मेटेलिक सरफेस से टकराते हैं तो वो वेव नेचर शो करने लगते हैं, एक्सरे निकल जाती है। इसको डेविजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने प्रूव भी किया है, राइट। एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो शोज द डिफ्रैक्शन, है ना। ये वाली चीज़ अपन डेविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट में पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस शो करते हैं, राइट। तो बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि एनसीईआरटी की थ्योरी से क्वेश्चन है बिल्कुल, कि इस एक्सपेरिमेंट ने क्या चीज़ आपको प्रूव करी थी। तो पहले का सेकंड, पहला और सेकंड दोनों करेक्ट है, एंड पहला का रीजन भी सेकंड में ही लिखा हुआ है, राइट। इसी एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन शोज द डिफ्रैक्शन। ऑलराइट, तो ये थ्योरेटिकल हमारे पास क्वेश्चन एकदम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का जो सेकंड पार्ट है हम पढ़ते हैं न्यूक्लियाई वाला चैप्टर, उससे क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि जो भी डीके होता है वो हमेशा हायर मासेस से लोअर मासेस में होता है। दैट इज द रीजन कि न्यूट्रॉन का कन्वर्जन प्रोटॉन में पॉसिबल है, बट प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में पॉसिबल नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन हैज लार्जर रेस्ट मास देन प्रोटॉन, दैट इज व्हाई अ फ्री न्यूट्रॉन डीकेज इनटू अ प्रोटॉन, बट फ्री प्रोटॉन डज नॉट डीके इनटू द न्यूट्रॉन, है ना। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पढ़ाते टाइम अपन बहुत बार इस चीज़ को पढ़ते भी हैं कि हायर मास से लोअर में पॉसिबल है, बट लोअर से हायर में पॉसिबल नहीं होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिसे कहते हैं। ऑल राइट,
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर, है ना. आई वुड से कि दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट, जो हम हर स्टूडेंट स्किप करता होगा पढ़ते टाइम, है ना. बट एक अच्छा क्वेश्चन है. एनसीईआरटी में पेज नंबर 219 पे एक बढ़िया सा आर्टिकल दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के नाम से, है ना. ये बिल्कुल उसी से क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन क्या है, पहले हम उसको समझते हैं कि हमने अर्थ के कुछ h हाइट से एक इंसुलेटिंग स्फीयर रिलीज करते हैं और एक कंडक्टिंग स्फीयर रिलीज करते हैं. तो सबसे पहले अर्थ पर कौन पहुंचेगा. तो हम काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लगाएं तो जी की वैल्यू सबके लिए सेम रहती है, इसलिए हम बोल देते हैं गलती से कि √2h/g सेम होगा, तो वो दोनों सेम टाइम में नीचे आएंगे. बट दैट्स नॉट ट्रू. रीजन इसका बहुत सिंपल है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड भी है यहाँ पर, राइट. तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में आप एक कंडक्टर को लाते हैं, है ना, तो वहाँ पर एक एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाती हैं. तो होगा क्या कि इसकी जितनी भी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है उसका कुछ ना कुछ कन्वर्जन एडी करंट्स में भी जाएगा ही जाएगा. तो एनर्जी लॉस होगी, तो सेम टाइम में ये नीचे नहीं पहुँचेंगे, है ना. तो सबसे पहले कौन पहुँचेगा, इंसुलेटिंग बॉल विल रीच द अर्थ सरफेस अर्लियर देन द मेटल बॉल, क्योंकि मेटल बॉल में क्या आ जाता है, हमारे पास एडी करंट्स आ जाती हैं. तो इन कंडक्टर अ पोर्शन ऑफ द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी गोज इनटू जनरेटिंग एडी करंट्स. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई वुड से कि दो चैप्टर कंबाइंड है, बट सबसे इजी क्वेश्चन है पेपर का. यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं, वेयर हमसे ये पूछा गया है कि आर एक्सएल एक्सी हमें पता भी है, बट स्टिल दे हैव गिवन कि ये रेजिस्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, राइट. तो ये सब हैं. तो आप बताइए इनमें से कौन सा डायमेंशन लेस होगा. हम जानते हैं कि इसकी भी यूनिट ओम होती है, इसकी भी यूनिट ओम होती है और इसकी भी यूनिट ओम होती है, और मुझे डायमेंशन लेस क्वांटिटी चाहिए तो ओम बाई ओम होना चाहिए. तो यहाँ पर तो ओम अपॉन ओम स्क्वायर आ रहा है, दैट्स नॉट ट्रू. यहाँ पर देखेंगे तो ये से ये कैंसिल होके ओम ही बचेगा, और यहाँ पर देखेंगे तो ओम का क्यूब आ रहा है, बट यहाँ देखेंगे तो ओम अपॉन ओम का स्क्वायर इज ओम. तो दिस विल बी डायमेंशन लेस एज वेल एज यूनिट लेस. तो आंसर शुड बी बी ऑप्शन, राइट. ये डायमेंशन लेस हो जाएगा आपका, राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सेंटर ऑफ मास से भी आप बोल सकते हो. थोड़ा सा हम इसको एनएलएम में भी पढ़ लेते हैं कि इम्पल्स एक्चुअली में क्या होता है, ये वहीं से क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि एक बॉल है, एक बॉल ले लेते हैं पहले. तो एक बॉल वी से जाती है और एक वॉल से टकरा के वापस वी से चली जाती है, मतलब इलास्टिक कॉलिजन है, वी से आई थी और वी से ही चली गई. बट ऐसी 100 बॉल्स है हमारे पास, एंड वी नीड टू फाइंड कि कितना टोटल फोर्स लग रहा है बॉल के कारण वॉल पर, है ना. तो फोर्स हमें कैसे निकालना होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम. टाइम भी क्वेश्चन में दिया है, जितनी देर के लिए वो कांटेक्ट में रह रही है हर एक बॉल. और चेंज इन मोमेंटम की बात करें अपन, तो एक बॉल के लिए चेंज इन जो मोमेंटम होगा वो 2 mv होगा. इसको अपन डिवाइड करेंगे टाइम से, तो मुझे एक बॉल के कारण जो फोर्स है वो पता चल जाएगा. ऐसे हमारे पास 100 बॉल्स आ रही हैं, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 200 mv/t इज आवर फाइनल आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर. इसमें हमें एनर्जी और पावर के बारे में थोड़ा सा कमेंट करना है. जैसे पावर क्वेश्चन में दी है 15 किलोवाट, है ना. एक सोर्स है जिसकी पावर कितनी है, 15 किलोवाट है, और वो इतने फोटोन्स पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रही है, राइट. तो एक फोटोन यदि प्रोड्यूस होता है तो एक फोटोन की एनर्जी होती है hc/λ, राइट. तो इतने फोटोन्स पर सेकेंड हुए तो पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, 10⁻16 hc/λ. टाइम से डिवाइड कर दिया तो पावर आ गया, तो दिस वाज 10⁻16 ओनली, राइट. यही पावर आपको कितना दिया है, 15 किलोवाट. बस h और c की वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ से लैम्डा पता चल जाएगा, राइट. तो यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज पुट करी. p की n/t की 10⁻16 दे रखा है, h की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, c की वैल्यू हम जानते हैं, यहाँ से लैम्डा निकाला तो बहुत कम आया. लैम्डा बहुत कम आ रहा है, मतलब एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में भी बहुत कम आ रहा है, मतलब एनर्जी इज वेरी वेरी हाई. और एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा किसकी होती है, जो सबसे लोअर में होता है, दैट इज गामा रेज, राइट. तो दैट्स आवर आंसर. गामा रेज के करस्पॉन्डिंग ये वेवलेंथ होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर. सिंपल क्वेश्चन है, नोट्स में आपको मिल जाएगा ये सब. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r विथ रेडियल डिस्टेंस r. जब हमें केवल स्फेरिकल कंडक्टर दिया होता है तो हम सॉलिड कंडक्टर ही उसे समझते हैं, और सॉलिड कंडक्टर का ग्राफ जो होता है वो इसमें दिया नहीं है वैसे क्वेश्चन में, है ना.
इसका मतलब सीधी सी बात है कि हमें होलो लेना है, वरना सॉलिड, जब भी केवल स्फेरिकल कंडक्टर लिखा होता है तो हमें सॉलिड ही मानना होता है उसे, बट स्टिल इस क्वेश्चन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था जो सॉलिड के करस्पॉन्डिंग हो। इसका मतलब हमें होलो के बारे में कमेंट करना है। एंड होलो स्फेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट हुआ और उसके बाद एक पॉइंट चार्ज का जैसे डिक्रीज होता है वैसे ही इनका भी डिक्रीज होने लग जाता है। तो आंसर इसका ए होना चाहिए, राइट। अंदर की बात करें तो कांस्टेंट होता है, उसमें कैपिटल आर आता है, चाहे मैं यहाँ निकालूँ, चाहे यहाँ निकालूँ, यहाँ निकालूँ, यहाँ निकालूँ, पोटेंशियल के फॉर्मूले में हमेशा कैपिटल आर ही आएगा। एंड आउट की बात करें तो एक पॉइंट चार्ज की तरह डिक्रीज होने लग जाता है। ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर मैग्नेटिज्म। एक बार मैग्नेट को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हम देखते हैं, ऐसे ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी करते हैं कि एक डाइपोल मोमेंट को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। यहाँ पर हमने बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो एक वर्क डन का फॉर्मूला बहुत ही आपके नोट्स में आराम से मिल जाएगा, आप उठा के देखेंगे तो एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 ये फॉर्मूला होता है। अब वो चाह रहे हैं कि पहले जो बार मैग्नेट का एम था वो मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में था और आपने इसको रोटेट किया कि इसका मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो बाद में 180 डिग्री पर हो गया। तो थीटा 1 इज 0 एंड थीटा 2 इज 180 डिग्री। ये वैल्यूज पुट करनी है, आपको वर्क डन पता चल जाएगा। तो थीटा 1 इज 0 एंड थीटा 2 इज 180, कॉस 180 इज -1, माइनस माइनस विल गेट प्लस, एंड सो यहाँ पर हमारे पास 2 एम बी आ जाएगा। एम की वैल्यू और बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो वर्क डन विल बी 4 जूल। सिंपल। The next question is from the chapter gravitation chapter and from a topic variation of G due to the earth, variation of acceleration due to gravity on the earth। तो ये वेरिएशन का क्वेश्चन जेईई मेंस में ना आए ऐसा हो नहीं सकता, हमेशा ही बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि इससे क्वेश्चन ना पूछा जाए, आता ही आता है और ऑलमोस्ट सारे शिफ्ट्स में ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अर्थ के डी डेप्थ आप नीचे जाते हैं जो भी जी की वैल्यू होगी और एच हाइट ऊपर जाते हैं जो भी जी की वैल्यू होगी, तो ये वाला जो G1 है ये ऊपर वाले का 4 टाइम्स है, ये क्वेश्चन में बोला है। एंड H इज गिवन टू यू 3 आर अबाउट द सरफेस, दैट इज द क्वेश्चन। एंड हमें इस D की वैल्यू बतानी है। तो हम जानते हैं कि D डेप्थ पर यदि हम G की बात करें तो कुछ ऐसे होता है और H हाइट पर बात करें तो G की वैल्यू ऐसे वेरी करती है। तो ये जो D डेप्थ वाला है 4 टाइम्स ऑफ हाइट वाला है, तो यहाँ पर हमने पुट किया तो D की वैल्यू बड़े आराम से 3/4 टाइम्स ऑफ रेडियस आई एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400। वैल्यू पुट किया तो हमारे पास डेप्थ की वैल्यू इज 4800 किलोमीटर, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर अगेन मैग्नेटिज्म। थोड़ा सा सोलेनोइड का कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज्ड है, तो क्वेश्चन को पहले हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक रॉड है एंड इस पे ऐसे कुछ वाइंडिंग्स आपने एक वायर की कर दी है ना, बहुत ही क्लोजली स्पेस एक वाइंडिंग करिए, तो एक सोलेनोइड की तरह बिहेव करने लगा। और सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमें पता है μ0 Ni होता है, वेर N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स भी अपने को दिया हुआ है एंड लेंथ भी क्वेश्चन में गिवन है, करंट भी आपको गिवन है। अब उन्होंने बोला है कि इन वाइंडिंग से जो फ्लक्स आ रहा है उसकी वैल्यू आपको गिवन है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁶ वेबर्स। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और एक वाइंडिंग से मैं फ्लक्स की बात करूंगा तो वो B इंटू ए होना चाहिए। एक वाइंडिंग से हम फ्लक्स की बात करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, B इंटू ए। बट ऐसी हमारे पास n वाइंडिंग्स है तो टोटल फ्लक्स ये होना चाहिए। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁶ वेबर, करेक्ट। तो ऐसा आपको गिवन है और आपको बताना क्या है इस क्वेश्चन में कि ये यदि रोड का कुछ रिलेटिव परमेबिलिटी μr है ना, दिस वाज नॉट फ्री स्पेस, एक रोड है ना यहाँ पे रॉड रखे हुए, तो उस रोड पे जो भी उसका रिलेटिव परमेबिलिटी है वो हमें निकालना है, μr की वैल्यू निकालनी है। तो बस सारी वैल्यूज अपने को गिवन है, यहाँ पे बी में μr नहीं गिवन है, बाकी सब सारी वैल्यूज गिवन है, यहाँ पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे कुछ इस तरीके से। तो बी का वैल्यू हमारे पास कुछ ये हुआ एंड फाई जो होता है दैट इज n इंटू बी इंटू ए। तो फाई में ये तो एक कोयल में जितना फ्लक्स होता है उतना था, ऐसे हमारे पास n नंबर ऑफ कोयल्स है तो इसको वापस से हमें n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको हमने सॉल्व किया तो μr की वैल्यू आई। सारी वैल्यूज अपने को क्वेश्चन में गिवन थी, 5 भी गिवन था, नंबर ऑफ टर्न्स 400 गिवन थे, राइट। लेंथ आपको 40 सेंटीमीटर गिवन है तो 0.4 मीटर हो गया एंड करंट आपको गिवन है 0.4 एम्पियर एंड ये एरिया भी आपको गिवन है, तो यहाँ पे μr की वैल्यू आपके पास आई 5/16। तो इसका आंसर ये होना चाहिए, बट एनटीए ने आंसर इसको 3 दिया है, 3 दैट इज
125 दिया है। तो 125 कैसे आ रहा है मैं ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। उनका आंसर इसलिए आ रहा है, इन्होंने यहाँ पर n को वापस से मल्टीप्लाई नहीं किया है, इन्होंने एक कोयल का जो फ्लक्स है उसी से उसको इक्वल कर दिया, बट मेरे अकॉर्डिंग दैट्स रॉन्ग। आंसर 400 से मल्टीप्लाई होगा ही होगा, बिकॉज दिस वाज द फ्लक्स ओनली इन वन कोयल एंड क्वेश्चन में बहुत स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि जो वाइंडिंग्स हैं उन सब का फ्लक्स मिला के आपको कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो 400 से वापस से मल्टीप्लाई होना चाहिए। हम सेल्फ इंडक्टेंस का इतना सारा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तब दोबारा n से हम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो 5/16 शुड बी द राइट आंसर। यदि हम n से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो 125 शुड बी द राइट आंसर। The next question is from the chapter again electromagnetic waves. Electromagnetic waves में और geometrical optics भी थोड़ा सा हम मान सकते हैं कि उस चैप्टर से भी है। velocity of wave जो होती है वो c/n होती है। तो उन्होंने बोला है कि किसी मीडियम में जो velocity of wave है वो 0.2 टाइम्स ऑफ c हो जाती है, दैट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया 5, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है म्यू आर इंटू ई आर। क्वेश्चन में गिवन है आपके पास कि जो म्यू आर की वैल्यू है वो 1 है, तो ई आर कितना हो जाएगा 25। एंड क्वेश्चन में ये पूछा गया है आपसे रेशियो ऑफ ई आर रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ई आर बाई एन। तो ई आर 25 है, एन 5 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 5 शुड बी द राइट आंसर, राइट। एन की वैल्यू 5 मिली, एन हम इतना जानते हैं, ई आर इज एन स्क्वायर दैट इज 25, ई आर को एन से डिवाइड किया, दोनों वैल्यू अपने को पता है, वी विल गेट 5 एज आंसर। The next question is from the chapter rotation। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी हम रोलिंग में कैसे लिखते हैं, एक ट्रांसलेशनल वाला टर्म होता है, एक रोटेशनल वाला टर्म होता है, राइट। उन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आती है। तो उसकी वैल्यू अपने को इतना गिवन है, तो हमें सेंटर ऑफ मास की स्पीड बतानी है, राइट। तो हमारे पास दो टर्म्स होते हैं, हाफ mv² प्लस हाफ i⍵²। सॉलिड स्फेयर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/5 mr², एंड प्योर रोलिंग कर रहा है तो v विल बी इक्वल टू ω/r, तो ω को हम v/r लिख सकते हैं। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 7/10 mv²। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन टू यू 7 × 10⁻³ मास की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, वो पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास v की वैल्यू इज 0.1 मीटर/सेकेंड, बट आंसर क्वेश्चन में लिखा है कि आपको किसमें चेक करना है, सेंटीमीटर/सेकेंड में। तो मीटर/सेकेंड में इतना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 सेंटीमीटर/सेकेंड इज आवर आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर एनएलएम। एनएलएम का सिंपल सा क्वेश्चन अगेन। एक लिफ्ट है जिसका मास है आपके पास 500 kg, जो कि कुछ इस स्पीड से डिसेंड कर रही है ना। स्पीड कितनी है उसकी 2 मीटर/सेकेंड है, ऑल राइट। इट एक ऑब्वियसली लिफ्ट नीचे आ रही है तो कोई ना कोई केबल उसे सपोर्ट कर रही होगी। वो सपोर्टिंग केबल जो है वो कुछ इस तरीके से टेंशन लगा रही है कि उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाता है 2 मीटर/सेकेंड नीचे की तरफ हो जाता है। पहले तो वो इतनी स्पीड से चल रही थी, बट सडनली उस स्ट्रिंग में कुछ ऐसा हुआ कि उसका एक्सेलरेशन कितना हुआ, वो स्ट्रिंग स्लिप होने लगी, तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया 2 मीटर/सेकेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट दिया है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं इसमें। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिफ्ट हमें बताना है 6 मीटर चलने के बाद, राइट। तो हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी 2 थी, इतना एक्सेलरेशन है, तो 6 मीटर चलने के बाद उसके पास कितना स्पीड आ जाएगा। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं यहाँ पर। u अपने को गिवन है 2, एक्सेलरेशन 2, एंड ये 6 मीटर गिवन है। सारी वैल्यू पुट करेंगे तो v² की वैल्यू 28 आनी चाहिए अपने पास, राइट। v² की वैल्यू 28 आ जाएगी, और हमें पूछा है काइनेटिक एनर्जी। v² की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 28, और हमें क्या पूछा है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी हाफ mv²। मास क्वेश्चन में गिवन है और v² हमने 28 पुट किया, तो ये 7000 जूल यानी कि 7 किलो जूल इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट लिफ्ट आफ्टर ट्रेवलिंग 6 मीटर। दैट्स आवर आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ SHM। हम जानते हैं कि जब हम इस ब्लॉक को x डिस्प्लेस करेंगे तो ये वाली स्प्रिंग भी उधर ही फोर्स लगाएगी, वो वाली भी उधर ही लगाएगी, और कितना लगाएगी दोनों kx। तो इनको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो जो टाइम पीरियड होगा इसका दैट विल बी 2π√m/k इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा 2k, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, m की वैल्यू इज 490 ग्राम दिया है, मतलब 0.49 kg।
तो 0.49 का स्क्वायर रूट हमें पता है 0.7 आएगा, k की वैल्यू इज़ 2, तो दिस विल बी 2 पाई इंटू 0.7 अपॉन 2, तो हमारे पास आया टाइम पीरियड 1.4 पाई। मतलब 1.4 पाई टाइम में वो एक रिवोल्यूशन पूरा करता है, एक ऑसिलेशन पूरा करता है। तो उन्होंने पूछा है कि भैया 14 पाई सेकंड में वो कितना ऑसिलेशन पूरा करेगा। तो सिंपल सा आप समझ ही गए होंगे कि क्या करना है हमें। टाइम पीरियड 1.4 नहीं आ रहा है आई गेस, यहाँ पे टाइम पीरियड इज 0.7 ही आ रहा है, राइट। 2 विल गेट कैंसिल्ड, तो ये 0.7 आ रहा है। तो टाइम हमें 14 पाई सेकंड में निकालना है, तो 14 पाई को अपन उसके टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 20 ऑसिलेशन हमारे पास होंगे। 20 ऑसिलेशन हो जाएंगे कितने टाइम में, 40 पाई सेकंड में। तो आंसर शुड बी 20। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एसी चैप्टर अगेन। इसमें सबसे कैच जो था इस क्वेश्चन में वो यही था कि जो करंट है वो करंट इज इन फेज विथ ईएमएफ। ऐसा कब होता है, जब सर्किट रेजोनेंस पर होता है। रेजोनेंस पर होता है तो एक्सएल की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एक्ससी के इक्वल होती है। और करंट की बात करें अपन तो वो वी आर एम एस बाई जेड में केवल आर ही बचता है, बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं। तो वी आर एम एस क्वेश्चन में अपने को गिवन है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू इज ऑल्सो गिवन टू यू 20 ओम। इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आया 11 एम्पियर। ये हमारे पास आरएमएस करंट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो दे हैव आस्क्ड यू द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एंड आरएमएस करंट क्या होती है, मैक्सिमम करंट का 1/√2। ये 11 है, तो ये हमारे पास आंसर आया 242 एम्पियर, है ना। दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। सो आई आर एम एस होती है वी आर एम एस बाई आर। यहाँ से आई आर एम एस हमें 11 एम्पियर पता चला, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट आ जाएगा, या मैक्सिमम करंट इन सर्किट आ जाएगा, दैट इज 242 का स्क्वायर रूट एम्पियर, है ना। एंड क्वेश्चन में भी आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसा ही फॉर्मेट उसने पूछा है कि √x एम्पियर लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या है। तो इसको देखा हमने, x से कंपेयर किया तो x इज 242, 242 शुड बी द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम रिवर बोट प्रॉब्लम करके बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, आप नोट्स उठा के देख सकते हैं, है ना। रिलेटिव मोशन में अपन रिवर बोट प्रॉब्लम पढ़ते हैं, ये उसी से क्वेश्चन है। तो हमें जो विड्थ है रिवर की दैट इज गिवन टू यू 1 किलोमीटर एंड क्वेश्चन में बोला है कि ये परपेंडिकुलर चलता है, बट हमें पता है कि ये पानी के रेस्पेक्ट में ऐसे चलेगा और पानी खुद भी इधर चल रहा होता है, तो दिस विल नॉट रीच एट दिस पॉइंट, कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट आएगा। वो ड्रिफ्ट आपको 750 मीटर दिया है, मतलब कि 3/4 किलोमीटर दिया है, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का आपको टाइम पता चल जाएगा एंड स्पीड जो दी है स्विमर की दैट इज 4, राइट। तो आपको पता है कि डिस्टेंस कितना चल रहा है 1 एंड टाइम निकालना है स्पीड 4, तो टाइम कितना हो गया आपका 1/4 आवर। 1/4 आवर में ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, तो आगे कितना बढ़ जाएगा 3/4 किलोमीटर एंड स्पीड कितनी है u एंड टाइम कितना लगा है 1/4, तो जो u की वैल्यू है दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर, राइट। कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा इसका जो अभी मैंने बनाया। दिस d इज गिवन टू यू 1 किलोमीटर और यहाँ वाला स्पीड इज 4 एंड दिस इज समथिंग यू नीड टू कैलकुलेट। तो टाइम निकाला, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला लगाया, u की वैल्यू इज 3 किलोमीटर पर आवर। वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम रिवर बोट प्रॉब्लम्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटम में हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। ये वहीं से क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि ये कोई λ1 है, ये वाली जो लाइन है इसका वेवलेंथ कितना दिया है आपको λ1 और इसका वेवलेंथ कितना है λ2, इन दोनों का रेशियो बताना है। तो हम जानते हैं कि बोर्स मॉडल से हमने लैम्डा का फॉर्मूला पढ़ा है r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो जो पहली वाली रे है वो 3 से 1 में आ रही है, तो ये डाल दिया हमने n1, ये डाल दिया n2, तो λ1 की वैल्यू पता चल गई। एंड दूसरी वाली जो रे है वो 2 से 1 में आ रही है, तो यहाँ पे n1 n2 डाला तो λ2 की वैल्यू पता चल गई। दोनों को डिवाइड किया, हमारा रेशियो आया 27/32 एंड क्वेश्चन में गिवन है वो वाला रेशियो x/32। तो हमें इससे कंपेयर करना है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27, बिकॉज दिस इज कमिंग 27/32। इसको हमें कंपेयर करना है x/32 से, तो x की वैल्यू इज 27, x की वैल्यू इज 27।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपन जो टॉपिक पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये उससे क्वेश्चन है। तो हमारे पास दो कॉम्बिनेशन दिए हैं, पहले कॉम्बिनेशन में उनको पैरेलल में लगाया, दूसरे में सीरीज में लगाया, और हमने ये पाया कि हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम लगाते हैं तो उस 5 ओम से दोनों ही सर्किट में सेम करंट जाती है। इसकी हेल्प से हमें बताना है कि उन सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, और जो दो सेल्स हैं वो दोनों आइडेंटिकल है, मतलब उनका ईएमएफ भी सेम है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है, सेम है। तो डायग्राम कुछ ऐसा होना चाहिए जब वो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं और जब वो दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। एंड इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने 5 ओम लगा दिया, इस सर्किट से भी एक्सटर्नल हमने 5 ओम लगा दिया। अब यहाँ पे हमें पैरेलल में होती है तो हम जानते हैं कि जो ई इक्विवेलेंट होता है, आइडेंटिकल होती है तो ई के ही इक्वल आता है, फॉर्मूला भी लगा के देख सकते हैं, तो ई इक्विवेलेंट ई आएगा। और यहाँ सीरीज में है तो दोनों ऐड हो जाती है तो 2 ही आ जाएगा, राइट। आर इक्विवेलेंट की बात करें तो ये दोनों पैरेलल में तो r/2 एंड ये 5 है तो आर इक्विवेलेंट होगा यहाँ पे r/2 + 5, और यहाँ पे आर इक्विवेलेंट होगा r + 5 2r/5। तो हमने करंट लिखी दोनों तरफ, और इन करंट्स की जो वैल्यू है क्वेश्चन में इक्वल दी है। सिंपल सा वैल्यू दोनों I1 I2 यहाँ पुट करेंगे तो स्मॉल r की वैल्यू हमें 5 ओम पता चल जाएगी, राइट। दैट्स आवर आंसर, 5 ओम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें एक टॉपिक हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जाम्पल में भी है, चैप्टर के अंदर ही दिया हुआ है। तो हमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दिया हुआ है और हमें इस पूरे क्यूब से फ्लक्स निकालना है। आप ध्यान से देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल आई कैप में है, लेकिन इस टॉप सरफेस का, इस बॉटम सरफेस का और इस फ्रंट सरफेस की हम बात करें और एक इस बैक सरफेस की बात करें, है ना, तो इन चारों सरफेस से जो एरिया वेक्टर बनेगा, इसका एरिया वेक्टर इधर बनेगा, उसके वाले का पीछा बनेगा, और इसके वाले का जेड एक्सिस में मतलब अपने साइड बनेगा, और नीचे वाले का नीचे -y एक्सिस में बनेगा। तो इन चारों फेसेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन आई कैप, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर में जो एंगल बनेगा दैट विल बी 90 डिग्री, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर में 90 डिग्री एंगल होता है तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो चार सरफेस से तो 0 आ गया, चार फेसेस से तो 0 आ गया। तो अब हमारे पास दो फेस बचे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब इस वाले फेस के लिए क्या हमारे लिए अच्छी बात है कि YZ प्लेन में है, एंड YZ प्लेन में क्या होता है, x 0 होता है, तो हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल देंगे। x की वैल्यू 0 डाली तो हमें पता चला कि भैया इस वाले फेस के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फ्लक्स तो 0 ही आना है, तो इसकी भी छुट्टी। तो बचा कौन, केवल एक हमारे पास सरफेस बचा जिसका x कितना है, 0.2 मीटर है। वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें यूनिट कन्वर्जन में आप गलती ना करें, क्योंकि यहाँ देखेंगे तो वोल्ट पर मीटर में आपको दिया है, तो जब मैं यहाँ x की वैल्यू पुट करूँ तो वो मीटर में ही पुट करूँ, और आपसे आंसर वोल्ट सेंटीमीटर में पूछा है तो वो फाइनल कन्वर्जन अपन कर लेंगे, बट यहाँ पे सेंटीमीटर पुट नहीं करेंगे अपन, बिकॉज द आंसर इसकी यूनिट देखेंगे e की, तो दैट इज वोल्ट पर मीटर है ना। तो x की वैल्यू इस फेस के लिए कितनी होगी, 0.2 मीटर। तो हमने वहाँ ये डाली x की वैल्यू, तो हमें e की वैल्यू पता चली, दैट इज 160। e की वैल्यू हमें कितनी पता चली, दैट इज 160। तो E की वैल्यू हमें 160 पता चल गई, और अब हमें फ्लक्स निकालना है तो E को हमें एरिया से ही मल्टीप्लाई करना है। दिस इज जस्ट ए स्क्वायर, तो इसका एरिया कितना होगा, a स्क्वायर, और A की वैल्यू 0.2 मीटर है, मीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, तो 0.2 मीटर है, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर वोल्ट मीटर में कितना आया, 6.4। बट क्वेश्चन इज सेइंग कि मुझे आंसर बताइए आप वोल्ट सेंटीमीटर में, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100 से मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बी 640 वोल्ट सेंटीमीटर, करेक्ट। दैट्स आवर आंसर, 640। क्वेश्चन इज द कॉम्बिनेशन, बोल सकते हैं अपन इसको, थर्मल एक्सपेंशन एंड इलास्टिसिटी का मिला के क्वेश्चन गिवन है ना। तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा हो रहा है कि एक वायर है जिसका टेम्परेचर आपने 210 से 160 किया, तो जब टेम्परेचर कम करेंगे तो थोड़ा सा लेंथ में कंट्रैक्शन आएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आएगा, कॉन्ट्रैक्शन कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। तो वो हमें पता है कि वो हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा L/L इज अल्फा डेल्टा T। तो यहाँ से आपको चेंज इन लेंथ पता चल जाएगा। अब ये ओरिजिनल लेंथ से कुछ कंप्रेस हो गई है, अब आपने क्या किया, इस टाइम पर इस पे एक वेट लगा दिया तो ये वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गई है। मतलब इलास्टिसिटी के कारण, या फिर ये कह लो कि इस वेट को लगाने के कारण जो एक्सटेंशन हुआ है वो पुराने वाले एक्सटेंशन के ही इक्वल है जो थर्मल एक्सपेंशन से आ रहा था, है ना। तो इसको हम थर्मल स्ट्रेस से कंपेयर नहीं करेंगे, वो कुछ और होता है ना। बट दोनों वैल्यूज की दो अलग अलग सिचुएशन है, उनमें जो डेल्टा एल की वैल्यू आ रही है वो सेम दे दी। इट डज नॉट मीन कि यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगा, तो उस टॉपिक से हम इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो अब हमें पता है कि
थर्मल एक्सपेंशन वाले फॉर्मूले से तो ये पता चला कि कितना एक्सपेंशन आया, और हम कोई भी वेट लटका देते हैं तो कितना एक्सटेंशन आता है, तो हम हुक्स लॉ से ये हेल्प लेते हैं, और ये फॉर्मूला होता है हमारा y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, एंड डेल्टा एल बाई एल जो है ये पुराना वाला ही है, ये क्वेश्चन में मेंशन है, मतलब दैट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। एक्चुअली न्यूमेरिकल वैल्यूज इक्वल हो रही है, फिजिक्स वाले मतलब अलग अलग है दोनों के, ठीक है। तो अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पे डाल दी अपन ने, वाई भी दिया है, ए भी दिया है, एंड फोर्स जो है वो पता ही है हमें, एक वेट लटकाया है तो उसका mg ही फोर्स होगा, उसकी वैल्यू पुट करिए और हमारे पास m कितना आ गया 60 kg, है ना। तो 60 kg वेट आपने लटकाया होगा, तब जाके दोनों केसेस वाले एक्सटेंशन आपके पहले दूसरे वाले के क्या रहे होंगे, सेम रहे होंगे, इलास्टिसिटी वाला एक्सटेंशन और थर्मल एक्सपेंशन वाला कंप्रेशन। ऑल राइट, थैंक यू। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।